गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है दुर्गा शुक्ला और आज फिर से मैं इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल पोर्शन से जो कुछ क्वेश्चंस कल बच गए थे उनसे आगे की श्रृंखला बढ़ाते हैं। देखते हैं कि वही फिर मानसून का समय चल रहा है तो बरसात के दिन आए हैं, तो बरसात के दिनों में बरसात से क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। जब तक थोड़ा आगे देखेंगे कुछ मिट्टी के क्वेश्चंस मिलेंगे और दो एक क्वेश्चन और होंगे। देखते हैं बाढ़ से या फिर प्राकृतिक आपदाओं से। अभी हाल ही में आपने देखा कि ब्यास नदी में पानी भर गया है। न्यूज़पेपर में तो हम उम्मीद कम ही करते हैं कि आप देखे होंगे फेसबुक की रील में, इंस्टाग्राम पर और एक तो और यूट्यूब के शॉर्ट्स में ये हमें दिखाई देता है कि बिल्कुल पानी बह जा रहा है, बीच में एक मंदिर है रुका हुआ है, तो मार सनातन धर्म वाले सब झंडा उठाए पड़े हैं कि सारी चीजें बह गई, ये मंदिर रह गया। तो बात सही है, उसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया गया था, इतना पुराना बनाया गया था। जो पुराने आर्किटेक्ट थे वो जानते थे कि ये नदियों में इन समय पर मानसून सीजन में बारिश आती है, तो उसका स्ट्रक्चर वो ऐसा बना दिया कि कितनी भी पानी की धारा हो तो उससे कुछ डैमेज नहीं होता है। तो अगर उनसे जो डैमेज होता है उन सारी चीजों को अभी हम देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं में होता क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कौन से एक्ट बनाए गए हैं, उसका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ बना हुआ है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ बना हुआ है। तो इन सब सारी चीजों से जो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अगले 1 घंटे में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं आज का पहला सवाल। पहले सवाल से सबसे पहले क्या दिया है कि सक्सेस इज ए जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, दैट इज अ वेरी ट्रू कोटेशन। कहते हैं ना कि सफलता जो है ना ये अंतिम चीज नहीं होती है, कि एक ऐसा नहीं कि आप सफलता प्राप्त कर लिया, आज आप पढ़ रहे हैं आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, यूपीएससी में आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बन गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो सक्सेसफुल जर्नी की बात की जाती है कि वो आप डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। ऐसा नहीं कि ये आखिरी पड़ाव है यूपीएससी क्रैक करना। जिस दिन आप सर्विस में आएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ाई कर रहे थे, जो इतनी 1 2 4 किताबें 6 किताबें यही तो है, 6 किताब प्लस करंट यही पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो जो 6 किताबें ना उतनी मोटी मोटी कितनी फाइलें आपके मेज पर पड़ी होंगी आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। जो 8 घंटे आज आप बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं, हो सकता है वहां 8 घंटे खड़े होकर काम करना पड़े किसी दिन, तब भी आपको करना पड़ेगा। आज बिना लाइब्रेरी बिना एसी वाले क्लासरूम के आप बैठ के 4 घंटे की क्लास नहीं ले पाते। हो सकता है ऐसी जगह पर आपका ट्रांसफर हो या ऐसे लोकेशन पर आप पहुंच जाएं जहां बिजली की भी दिक्कत हो रही हो, पर्याप्त जो साधन होते हैं वो ना हो। ऐसी सिचुएशंस में भी आपको काम करना पड़ेगा और आपको एक अधिकारी बनाया जा रहा है, आपको विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। तो ये जान लीजिएगा कि ये सफलता आप प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप किसी पोस्ट को पा लेते हैं तो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो है जो आपको इतने दिनों में सिखाया गया है, नर्सरी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद तैयारी में इन सारे ज्ञान का, इन सारे नॉलेज का कितना बेहतरीन तरीके से आप उसका उपयोग आगे कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं, कल 30 क्वेश्चंस कवर किए थे हम लोगों ने, आगे वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। दिया है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा सर्वाधिक जिन कारणों से होती है, कारण पूछ रहा है भाई कि किस कारण से तमिलनाडु में बारिश होती है। तो कल हम बहुत सारी चीजें आपको बता रखे थे, आज फिर बताते हैं वही चीजें, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं बारिश से पहले की क्या क्या चीजें हो रही थी उसमें। ये देखो, ये है तमिलनाडु का कोस्ट, ये ठीक है। यहां पूछ रहा है वर्षा शरदकालीन होती है। पहली चीज तो जान लीजिएगा कि तमिलनाडु में बारिश जो दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है ना इधर से, इससे नहीं होता है। यहाँ इस मानसून टकराता है और ऊपर की तरफ घूम जाता है, और एक मानसून इधर से निकलता है बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी होती है अरब सागर की शाखा। और ये दोनों किधर से आ रहे हैं, तो ये हो जाता है उत्तर, ये हो जाता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम दोनों धाराओं के बीच से देखिए निकल के आ रहा है, इसलिए इस मानसून को कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहां से आने वाली जो शाखा है इस क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश नहीं करती है। तो शीत ऋतु में जब पश्चिमी विक्षोभ आता है इधर से, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, ये आता है उत्तर और पश्चिम की दिशा से आ रहा होता है। तो इसलिए पश्चिम से आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और यही हमारे लौटते हुए मानसून के साथ, तो यहां पर बारिश शरद ऋतु में या ठंडी के समय में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगर पूछे कि भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शरदकालीन जो बारिश होती है
या ठंडी के समय में जो बारिश होती है वो किस कारण से होती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और जो ये जो लौटता हुआ मानसून है ना, तो देखो डायरेक्शन इसका क्या हो गया, उत्तर और पूर्व, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून, या इसी को कहा जाता है रिट्रीटिंग मानसून, या इसी को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। तो इसी लौटते हुए मानसून से जब लौट रहा होता है और नीचे पहुंचता है तो यही कोरोमंडल कोस्ट पर जाके तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश करता है। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में ठंडी में बारिश किससे होती है, रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून या लौटते हुए मानसून से। इसकी दिशा होती है कैसी, उत्तर से पूर्व की तरफ से आ रही है। और बाकी क्षेत्रों में जो बारिश होती है मानसूनी, वो किधर से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से हो रही होती है। ये याद रखिएगा दोनों को। और शरद ऋतु में बारिश यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जो बारिश होती है वो होती है किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और तमिलनाडु के कोस्ट पर बारिश होती है लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख लिए तो आपको आसानी हो जाएगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके पहले से ही मालूम होंगे ना, थोड़े और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या दिया है कि तमिलनाडु में जो बारिश होती है किस कारण से होती है, तो क्या मिल गया, उत्तरी पूर्वी मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून। हमें लगता है कि इसके बाद इसमें कुछ बताने जैसी चीज नहीं रह गई। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से, अच्छा सवाल ही नहीं हो पाया, मानसून से बारिश होती है, ये लिख लेते हैं, बारिश होती है। तब तक आप आंसर दीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग रेन। ठीक है, कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से। अभी हम देखें ना कि ये जो लौटता हुआ मानसून था ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, यही तो है दिशा। तो इसमें इधर से जो लौट रहा होता है मानसून, यही तो मानसून बारिश करता है। ये देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून था यही जाके कहाँ बारिश कर रहा था, तमिलनाडु के कोस्ट पर, यही तो कर रहा था। तो उत्तर हमें उम्मीद है सारे लोग दे दिए होंगे। तो तमिलनाडु के कोस्ट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। कोस्ट की बात जब की जा रही हो ना, तो हम आपको कई सारे जो कोस्ट हैं भारत के, जरा इनका नाम आप हमें बताते चले जाओ। जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट में बताइए, मैं देख के उसको आगे रिप्लाई कर दूंगा। किसी की गलती होगी तो सही कर देंगे। ये क्लास आपकी प्रीमियर में जा रही है, हम लाइव आपके कमेंट्स देख नहीं सकते, लेकिन उसके बाद आराम से, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से इसको देख रहे होंगे, कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से मुझे क्लास रिकॉर्ड करके प्रीमियर में डालनी पड़ रही है। तो ये जो कोस्ट की बात कर रहे हैं ना, फटाफट आप भी आंसर देते चले जाओ कि क्या कहा जाता है। इस कोस्ट को क्या कहते हैं, इस कोस्ट को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। इस कोस्ट को क्या कहते हैं जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास है, नॉर्थ सरकार कोस्ट, उत्तरी सरकार कोस्ट इसको कहा जाता है। और ये तमिलनाडु के कोस्ट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल का कोस्ट। कोरोमंडल तट है और यहीं लौटते हुए नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। यही सवाल पूछा हुआ था कि किस तट पर बारिश होती है। ये कौन सा हो गया, मालाबार तट। मालाबार तट पर बारिश किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से देखो बारिश हो रही है। और इस तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। क्या कहते हैं, कोंकण तट। ठीक है, तो यही पूछा था कि लौटते हुए मानसून से, ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है इससे किस तट पर बारिश हो रही है, तो ये हो रही होती है किस पर, तमिलनाडु के कोस्ट पर। और तमिलनाडु के कोस्ट का नाम क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, दे रहा है एजरसन रीजन का क्वेश्चन दिया है कि एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं। किस ऋतु में बन रही हैं, शीत ऋतु में। एक एक शब्द पकड़ के चलिएगा, आपके आंसर लग जाएंगे। कह रहा है कि तब बनती है, कब, जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुमंडल का ताप निम्न होता है। ये देखिए कि जब ठंड का समय आपके यहाँ होता है तो क्या होता है, ठंड में, शरद ऋतु में क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर, ताप कैसा होगा, कम होता है, हो जाता है ना ठंडी में, इसीलिए तो ठंड पड़ती है। दूसरा, जब ताप कम होगा तो दाब या प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। ये होता है प्रेशर, ये होता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन सम सर्टेन कंडीशंस।
व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा, तो एंटी साइक्लोन की स्थिति बन जाती है। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। तो देखो यार, वर्षा का ये जो स्थिति से ना कोई लेना देना होता नहीं है। ये पैदा क्यों होती हैं स्थितियां? टेम्परेचर डाउन और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो क्या दिया है? ए सही है परंतु आर गलत है। ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, एक बार देख लो। जिसको कोई दिक्कत हो, कई बार होता है कि हमें टर्मिनोलॉजीज में प्रॉब्लम होती है ना, तो एक बार देख लो इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। देखिए कि एंटी साइक्लोन, साइक्लोन में कभी कभार होता है यार कि कंडीशन इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ने की वजह से चेंज होने लगती है, दिमाग में बन नहीं पाता इमेज। फिर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन में वर्षा होती है? तो अभी हम जब इंडिया का मैप देखे तो हमने देखा ना कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो इधर पंजाब हरियाणा से लगाए हुए जो क्षेत्र था, वहां बारिश हो रही थी। किससे किससे हो रही थी? पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से हो रही थी। और फिर बारिश हो रही थी तमिलनाडु के कोस्ट पर, जो हो रही थी उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से। तो देखते हैं क्या दिया है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र, तो बात बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, तो ये तो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम में बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, पूरा महाराष्ट्र से लगाए केरला तक, गुजरात के हिस्से तक। तो ये तो नहीं दिया हुआ है। शीतकालीन में कहाँ होती है? तो मानसून के समय में होती है। फिर दिया है उत्तर पूर्व का क्षेत्र, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से बारिश हो रही होती, जो मेघालय असम वाला क्षेत्र है। फिर दिया है क्या? दक्षिण पूर्व का क्षेत्र यानी तमिलनाडु का क्षेत्र, तो ये भी उत्तर सही हो जाएगा। क्यों मेरा माइक चल रहा है कि नहीं? हाँ, चल तो रहा है। तो अभी यहां देखते हैं क्या हुआ है। थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि इसके दो आंसर सही होंगे, ये याद रखिएगा। इसका ए और डी दोनों आंसर सही दिखा रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी आंसर आपको उस समय आ रहा हो लगा दीजिएगा, चाहे ए लगाएंगे चाहे डी लगाएंगे। अगर या तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बनना चाहिए था, या तो क्वेश्चन अगर सिंगल में डालते हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो आप दोनों में से जो भी आंसर लगाएंगे दोनों सही माना जाएगा। और अंततोगत अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यकीन मानिए इसको हटाना पड़ जाएगा कमीशन को, या तो जनरल मार्किंग कर देगा और नहीं तो दोनों में से हटा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि शीतकाल में बारिश होती है, उत्तर पश्चिम में होती है। किससे होती है? अच्छा, रीजन अगर हम यही देखें तो कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस से या पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। और दक्षिण पूर्व में किससे होती है? रिट्रीटिंग मानसून से। रिट्रीटिंग मानसून, और ये रिट्रीटिंग मानसून किस तरीके का है? नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। तो ये आंसर देखिए ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखता है, कह रहा है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो ये देखो, आप आंसर बताते रहिए लेकिन साथ में तुरंत बनाइएगा। देखिए कभी भी क्वेश्चन देता है ना तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इमीडिएट सामने बना लिया करिए, उससे आपके क्वेश्चंस लगाने में आसानी हो जाएगी। कई बार होता है कि जरा सा इमेजिनेशन हमारा गड़बड़ होता है और पूरी तरह से चौपट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा। अब कह रहा है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ और वेस्ट कर रहा है, तो इस रीजन में कह रहा है बारिश हो रही है। विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो देखो इधर बारिश ज्यादा होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बारिश की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती जाती है। तो देखो कोई ऑप्शन दिया है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये दिया है बी। तो यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे 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 क्या हो जाएगा? बारिश की मात्रा कम होती जाती है। दिया है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर की बात कर रहा है। किसकी? सुनामी की। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए सुनामी किस भाषा का शब्द है। ये तो क्वेश्चन बताएंगे ही बताएंगे आप लोग। जरा हमें ये बताइए कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। ठीक है,
तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, जापानी है, ये जापान से लिया गया है, ठीक है। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और इसका जो वार्निंग सेंटर है, एक बार 2004 में सुनामी आई थी भारत में। भारत में क्या, हिंद महासागर में आई थी। ये हिंद महासागर क्या, साउथ चाइना सी से रिलेटेड पूरा एरिया पकड़े हुए आई थी। तो इससे जो भारत का सर्वाधिक प्रभावित वाला क्षेत्र था वो ये था। देख, ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल क्षेत्र। तो ये कोरोमंडल क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। 2004 में सुनामी आई थी, तो उसी की वजह से यहां आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में, कौन सी जगह है? हैदराबाद। तो इसी आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना कर दी गई। कहाँ हुई है? हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ हुई है? हैदराबाद में सुनामी वार्निंग के सेंटर की स्थापना हुई। और ये कब हुई थी अगर पूछ देता है तो उत्तर हो जाएगा 2005 में, ठीक। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। देखिए, मौसम विज्ञान विभाग की बात कर रहा है। कहां स्थापित है? इस समय कहां है? दो ऐसी जगह है जहां ये रह चुका है अभी। तो चलो एक चीज हम आपको बता देते हैं यहीं भारत के मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। इसकी स्थापना सबसे पहले 1875 में हुई थी। और हुई कहां? कलकत्ता में। सबसे पहली बार स्थापित हुआ था ये 1875 में कलकत्ता में। फिर बाद में जो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 1905 में ये शिफ्ट हो गया था। कहां? शिमला में चला गया था। तो इसका हेडक्वार्टर हो गया कहां? शिमला। फिर बाद में 1928 में ये शिफ्ट हो गया था फिर से पुणे में, जो इसका चौथा ऑप्शन दे रखा है, ये पुणे चला गया। और फिर 1944 में ये कहां चला आया? दिल्ली। अभी कहां है? दिल्ली में। तो ये 4 जगह हेडक्वार्टर रह चुका है। हो सकता है अगली बार सवाल बताए कि भारत मौसम विज्ञान या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहां कहां स्थापित हुआ था। 4 ऑप्शन दे दे, 1 2 3 4 पर बना दे। या हो सकता है क्वेश्चन दे दे कि कब दिल्ली में इसको ट्रांसफर किया गया था, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले कलकत्ता में, फिर शिमला में, फिर पुणे में और फिर दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी अगर पूछ रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा? कि दिल्ली में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि दोनों को मैच कराना है, वो भी प्राकृतिक आपदाओं पर। देखिए अब क्वेश्चन, वर्षा से हटते हैं तो हम देखते हैं वर्षा का एक जो परिणाम हो रहा है वो हो रहा है प्राकृतिक आपदा के रूप में। तो उन प्राकृतिक आपदाओं पर देखते हैं क्या दिया है कि बाढ़, भूकंप, सूखा और चक्रवात। तो बाढ़ अगर पूछता है कभी भी ना कि भारत में बाढ़ सबसे ज्यादा कहाँ आती है, उत्तर हो जाता है उसका बिहार। तो देखते हैं क्या बिहार के अगल बगल कोई क्षेत्र दिया हुआ है। या तो हो जाएगा जो मैदानी भाग है, इसी में नदियां ज्यादा आती हैं, अपने साथ गाद ले आती हैं, ले आके सिल्ट डिपॉजिट करती रहती हैं। डिपोजिशन की वजह से नदियां हो गई हैं छिछली और गहरी नहीं है, छिछली हो गई है। और छिछली या शैलो होने की वजह से इनका पानी जो होता है बाहर निकलता है और बाढ़ आ जाती है। भूकंप की बात अगर करें तो भूकंप भारत में 5 जोन में डिवाइड किया गया है और सबसे ज्यादा खतरनाक जोन है वो है हिमालय क्षेत्र। क्योंकि हिमालय, आप जब पढ़ेंगे भूगोल तो देखे होंगे कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। इसका मतलब अभी भी इसका निर्माण की जो क्रिया है वो पूरी नहीं हुई है, चल रही है। इन चलने के क्रम में देखते हैं कि ऊपर यूरेशियन प्लेट और नीचे से आ रही इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में आके टकराती हैं। दोनों एक ही तरह की प्लेट थी, दोनों भूभाग की प्लेट थी, दोनों लैंड वाली प्लेट थी, इसलिए दोनों ऊपर की तरफ उठ के वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन बनाती हैं। इस फोल्ड माउंटेन में हम देखते हैं क्या, जरा सा भी मूवमेंट हुआ, यानी एक साल में एक प्लेट 6.5 सेंटीमीटर के आसपास घूमती है। तो जब वो घूम रही होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज जो जनरेट होती है वो होता है ट्रिमर या वाइब्रेशन, और उसी वाइब्रेशन को कहते हैं हम भूकंप। तो हिमालय के जो क्षेत्र होंगे वहां भूकंप आएगा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों की बात अगर की जाती है तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश से लेके जो कृष्णा डेल्टा के ऊपर, कृष्णा डेल्टा नहीं, कृष्णा नदी से ऊपर जो क्षेत्र पूरा विदर्भ वाला रीजन होता है ये सूखा क्षेत्र है। या फिर राजस्थान का जो क्षेत्र है वो सूखा क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है वो सूखा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है आगरा वाला वो सूखा क्षेत्र है। तो क्या देखते हैं उससे कोई लेना देना है किसी का। फिर बात आती है चक्रवात की। तो चक्रवात की ओरिजिन, उत्पत्ति जो होती है वो होती है पानी में, क्योंकि चक्रवात को जो बल मिलता है वो किससे मिलता है, पानी से।
हम देखते हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होता है, ताप में कोई अंतर आता है और बीच में ताप ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने से हवाएं बिल्कुल ऊपर उठती हैं और आसपास वहाँ एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और आसपास हाई प्रेशर होने की वजह से वो गोल गोल घूमने लगता है और अपने साथ जब वो आगे बढ़ने लगता है, थोड़ी ऊंचाई बढ़ती है, थोड़ी चौड़ाई बढ़ती है, तो यही चक्रवात जैसे तटीय क्षेत्रों में आता है, कोस्टल रीजन में आता है तो बहुत सारी तबाही मचाता है। तो देखते हैं क्या क्या उससे कौन सा क्षेत्र भारत का दे रखा है। पहला दिया है बाढ़ का, तो उत्तर हो जाएगा, देखो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र, तो बाढ़ आएगा इस क्षेत्र में। भूकंप का, तो जो हिमालय का जो क्षेत्र है, जो उसका क्या कहते हैं इसको, फुट हिल्स यानी गिरिपथ, तो फुट हिल्स वाले क्षेत्र में हिमालयन में भूकंप आएगा। सूखा की बात करता है तो सूखा आएगा देखिए मध्य और पूर्वी भारत में आएगा। और चक्रवात यही उड़ीसा की बात है, तटीय क्षेत्र है, तो चक्रवात 2 में आ जाएगा। हमें ले लगता कि इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता थी या जो नहीं पता थी बताने के बावजूद आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इसको मैच करा लीजिएगा। फिर देखते हैं, कह रहा है कि एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है, किसकी बात कर रहा है, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। बार बार आ रहा है, कहाँ क्या आ रहा है, लैंडस्लाइड आ रहा है, किस क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्र में। तो कह रहा है कि हिमालयन क्षेत्र में आवृत्ति में वृद्धि हुई है, बात बिल्कुल सही है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो कारण है प्लेट का मूवमेंट, और दूसरा जो मानव जनित कारण या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है उसमें ये होता है क्या कि देखिए जैसे ड्रिलिंग शुरू हो गई, बड़े बड़े होटल्स बन गए, बड़े बड़े बांध बना दिए गए, बड़े बड़े डैम्स बन गए हैं, पानी को रोका जा रहा है। तो जब इस तरह की जब जबरदस्ती वाली बात हम करते हैं, पानी को रोक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दबाव डालता है पहाड़ पर, और दबाव डालने से क्या होता है कि वहां का पहाड़ खिसक जाता है और इस तरह की चीजों में भूस्खलन यानी जो पूरा लैंडस्लाइड की फ्रीक्वेंसी जो होती है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कारण दिया है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमानों पर खनन का कार्य शुरू हुआ है। तो बिल्कुल यही जो मानव जनित कारण या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है उसके हिसाब से इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उत्तर हो जाएगा ए। कह रहा है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान दीजिएगा प्रशिक्षण संस्थान पर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन संस्थान पर नहीं है। कह रहा है जहां की जा रही है वो कहां है। आप इसका आंसर दीजिए। जरा हम एक दो पॉइंट और आपको बता दें कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसकी स्थापना 1995 में दिल्ली में हुई थी और फिर बाद में 2005 में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया जाता है। इसका उत्तर आप दीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पर अगर क्वेश्चन पूछ दे तो वो हो जाएगा 2005। एक्ट की बात करते हैं तो ये आया था 2005 में। तो अगर इंस्टीट्यूट की बात पूछता है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या आपदा प्रबंधन संस्थान की बात करे, तब तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली। लेकिन जब प्रशिक्षण संस्थान की बात करता है तो पहला प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है लातूर महाराष्ट्र में, तो उत्तर हो जाएगा सी। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इंस्टीट्यूट पूछ रहा है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। इंस्टीट्यूट दिल्ली में है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल इन द हाई इंटेंसिटी सिस्मिक जोन। तो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को 5 अलग अलग भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्र हैं? 5। आपको किताब में कई बार मिलेगा 4, लेकिन 4 पर ध्यान मत दीजिएगा, आयोग जितनी बार भी माना उतनी बार 5 माना है, क्योंकि जो आखिरी जोन है ना, जोन 1 और 2 आपस में मर्ज है, इसको एक जोन कंसीडर किया जाता है। और जोन 3, जोन 4, जोन 5, तो ऐसे टोटल तो आपको दिखाई देंगे 4, लेकिन होते कितने हैं? 5। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला ये आता है जोन 2 में सबसे ज्यादा। कौन है? जोन 2। ये 1 और 2 आपस में मर्ज है। फिर आता है जोन 3 का एरिया, ये कुछ एरिया इधर से आता है, कुछ इधर का आता है, कुछ इधर का आता है, ये जोन 3 में आता है।
ठीक है, ये आता है जोन 4 में। जोन 4 का जो जोन 5 में आता है ये, और पूरा हिमालयन क्षेत्र जो ये पूरा पूरा है ये किस में चला आता है, जोन 5 में। बाकी बचा एरिया आता है आपका जोन 4 में। ठीक, तो कितने जोन में हो गए टोटल, 5 जोन में डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा था कि किस चीज पर था क्वेश्चन, तो हमको खुद ही ध्यान नहीं है। ये देखते हैं कि भारत को कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मतलब हाई फ्रीक्वेंसी यानी जोन 5 में कौन सा आता है, तो देखते हैं। अच्छा नहीं आता है पूछ रखा है ना, तो देखिए अभी हम देखें चित्र में, ये भी जोन 5 में आता है यानी हाई तीव्रता में आ रहा है। कर्नाटक का पठार जोन 2 में आता है, तो ये कम तीव्रता में होगा। कच्छ जोन 5 में आता है ये भी, तो ये भी हाई तीव्रता में है। हिमाचल प्रदेश भी जोन 5 में आता है, तो ये भी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी, कर्नाटक का पठार जोन 2 में आता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत को कुल कितने भूकंपी जो भी, हाँ वही कि कितने सिस्मिक हैजार्डस जोन में बांटा गया है। कितने जोन है, तो भैया 5 जोन है, जिसमें जोन 2 और जोन 1 एक ही जोन है। फिर 3 4 है, 5 है, तो 1 2 3 4 आपको मिलेगा 4, लेकिन है टोटल 5, तो 5 ही लगा के चले आइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी 5 ही जोन दे रखा है। कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में उत्तरी भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। बिल्कुल, तो जो उत्तर भारत का मैदान है ना, इसमें बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। रीजन इसका दिया है कि डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण या गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों में गहराई में कमी हो गई है, यानी नहर क्या हो गया है, नदियां छिछली हो गई हैं। ला पानी इतनी गहरी सी नदी थी, नदी उतरती है, ले आई यहाँ कुछ डिपॉजिट कर दी, इसको डिपॉजिट कर दी, तो अब क्या होगा कि इसके बीच में जगह भर गई ना, तो जगह भरने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर भरी, तो अगली बार जब पानी आता है तो वो जो गहराई कम होती है तो पानी अगल बगल फैल जाता है। जो नेचुरल लीव्स या मेड़ बनते हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी नदियों से बाहर निकल के मैदानी क्षेत्र में चला जाता है। इसी कंडीशन को कहते हैं कि बाढ़ आ गई है। तो बिल्कुल सही स्पष्टीकरण दिया हुआ है। कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, तो सबसे अधिक बाढ़ आता है बिहार वाले क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, पूरा बिहार और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, यही सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। रीजन इसका ये है क्योंकि देखिए ऊपर से उतरने वाली गंडक यानी नेपाल हिमालय से निकल के आ रही है, उसमें भी पानी बहुत ज्यादा रहता है। फिर निकल के आती है आगे से कोसी, सप्त कोसी कहा जाता है, यानी 7 नदियां मिलके एक नदी में परिवर्तित होती है कोसी में, इसलिए कोसी में और ज्यादा पानी आता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जब सुपौल और अररिया वाले क्षेत्र में, तो वहां आपको मिलेगा कौन सा, दूधमती। फिर उसके बाद एक कमला है, बिमला है, इन नदियों में भी ऊपर से नेपाल से पानी आता है, और ये पूरा का पूरा पानी आके गंगा नदी में मिल जाता है। और गंगा नदी जब आप देखेंगे तो बिहार के बीचों बीच से निकल रही होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्षेत्र में इतना ज्यादा पानी आता है कि गंगा नदी के ऊपर वाला जो क्षेत्र है बिहार का, उसमें सबसे अधिक बाढ़ आती है। तो जो बिहार का अगर क्षेत्र दे रखा हो, हाँ दे रखा है, तो यही उत्तर सबसे ज्यादा सही होगा। कारण अगर पूछता है तो बता दीजिएगा कि नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ इतना ज्यादा मात्रा में पानी लेके आती हैं। उसके अलावा पीछे जो उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का पानी है वो भी बिहार में पहुंच जाता है। तो देख रहे हो पानी कितना ज्यादा बिहार में पहुंच गया है। तो इन पानी के कारण सबसे ज्यादा बाढ़ बिहार में आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के, देखिए यूपी पर क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो वही तो कह रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि गंगा यमुना नीचे से आ रही, चंबल, सोन, केन, बेतवा। सोन तो चलिए उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती, बिहार में मिलती है, लेकिन ये सारी नदियां ऊपर से आ रही होती हैं, जो रामगंगा, इन सब नदियों में, गोमती, इसमें पानी लेके चला आता है। तो ये जो पानी आता है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में धीरे 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 बढ़ता रहता है, और उस क्षेत्र में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। बाढ़ का अगर पूछे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तब भी आप कहिएगा उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, पूरा बिहार, और कह सकते हैं पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है ये सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। फिर कहते हैं कि सुमेलित करना है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों पर, फिर वही बाढ़, भूकंप, सूखा और सुनामी। तो सुनामी कहा ही जाता है, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है कि पृथ्वी में जब पानी है, जहां पर ना पानी के अंदर उत्पन्न हुए भूकंप या वाइब्रेशन, ट्रिमर्स, इनको कहा जाता है सुनामी। इनसे क्या होता है
कि एक वेव्स चलती हैं, ट्रांसवर्स वेव घूमने लगती हैं और आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती हैं और आगे तटीय क्षेत्रों में वो टकराती हैं। और ऐसी पिछली सुनामी 2004 में भारत में आई थी और कोरोमंडल कोस्ट पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। इसी की वजह से 2005 में हैदराबाद में सुनामी पर वार्निंग सेंटर स्थापित किया जाता है। तो देखते हैं सुनामी का, तो पहले ढूंढ लीजिए कि कहीं क्या दे रखा है। हाँ, तो देखिए भारत का जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र है ना, जो कोरोमंडल क्षेत्र है, वही सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो डी का 4। सी की बात करते हैं, पश्चिम और मध्य भारत का क्षेत्र, बिल्कुल सी का 3। ये भी मैच है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है जैसे कि राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र, ये इससे ज्यादा सबसे अधिक प्रभावित है। फिर कह रहा है भूकंप का, तो भूकंप देख रहे थे कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आ रहा है, जोन 5 में, या तो कच्छ में आ रहा है और नहीं तो ऊपर हिमालय के क्षेत्रों में आ रहा है। तो हिमालय का क्षेत्र दे रखा है, तो भूकंप का हो जाएगा ए। और बाढ़ की बात आती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है, तो ए का हो जाएगा 2। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, तो उत्तर हो जाएगा ए। एक बार देख लीजिएगा जिसको हिंदी से इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो। ठीक है, अब कह रहा है कि मई माह में जो साइक्लोनिक सब ट्रॉपिकल साइक्लोन का कारण क्या है। देखिए कारण पूछ रहा है, तो साइक्लोन का सबसे पहला कारण या चक्रवात का सबसे पहला कारण होता है टेम्परेचर का डिफरेंस। टेम्परेचर यानी ताप का जो अंतर होता है, तापांतर जिसको कहते हैं, लोकल लेवल पर जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस, मान लो आप एक अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हो, धूप बत्ती जैसे मान लो धूप बत्ती जलाई, तो आप देखते हैं धुआं इसका सीधा ऊपर की तरफ भागता है। तो जैसे ये धुआं ऊपर की तरफ भागता है ना, तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, तो यही बनता है साइक्लोन की आंख, उसको कहा जाता है आई ऑफ साइक्लोन। यही जनरेट होता है जहां टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है प्रेशर यहाँ का कम हो जाता है, यानी साइक्लोन की आंख में आई ऑफ साइक्लोन में प्रेशर कम होता है। और जैसे ही प्रेशर कम होता है, चारों तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, तो चारों तरफ से हवाएं अंदर की तरफ भागने का कार्य करती हैं, कोशिश करती हैं, और इस कोशिश में ऐसे गोल 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 ये घूमती रहती हैं। तो घूमने के अब इनको जो शक्ति मिलती है वो मिलती है पानी से। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि कारण यही है, सेम कारण बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, कारण थोड़ा है ये पश्चिमी विक्षोभ, तो ये तो कतई नहीं होगा, ये तो प्रति चक्रवात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्थानीय तापांतर देखो, हाँ सी दे रखा है कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है लोकल लेवल पर, लोकल टेम्परेचर डिफरेंसेज, इन्हीं की वजह से क्या आते हैं, साइक्लोन जनरेट होते हैं। फिर कह रहा है भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। तो जरा कुछ चीजें बेसाल्ट लावा और मिट्टी की बात देख लेते हैं। तो मिट्टी में एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है जिस पर बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो है कौन सा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को और कितने नाम से जाना जाता है, ब्लैक सॉइल को कहते हैं क्या, काली मिट्टी। काली मिट्टी के अलावा और क्या कहते हैं इनको, कपासी मिट्टी। ठीक है, कपासी मिट्टी के अलावा इनको कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी या सेल्फ प्लाउड सॉइल। इनको कहा जाता है सेल्फ प्लाउड या स्वतः जुताई हुई मिट्टी। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये मिट्टी में पानी आता है, पानी आने की वजह से गीला होता है, गीला होने से मुलायम हो जाता है, मुलायम होने के बाद जब ये सूखता है तो ये कठोर होने की वजह से इसमें अपने आप दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों के कारण क्या होता है, जैसे मान लो ये इकट्ठा हुई और जैसे ही सूखती है ऐसे दरार पड़ जाता है, तो देखो दरार जनरेट हो जाती है, तो कहते हैं कि ये खुद अपने आप की जुताई कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है सेल्फ प्लाउ सॉइल या स्वतः जुताई वाला क्षेत्र हो जाता है। कपास की खेती इसमें सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इनको कहते हैं कपासी मिट्टी। फिर बात आती है काली होती है, काले होने का कारण क्या है, जल्दी से बताओ, काले होने का कारण क्या है, किस चीज का प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से ये मिट्टी कैसी हो जाती है, काले रंग की, जल्दी बताओ। फिर उसके बाद बात आती है ब्लैक सॉइल की। अगर देखें तो भारत के 16.6% क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी जैविक मात्रा की कमी पाई जाती है। बाकी सारी चीजें आए तो आप लगा दीजिएगा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चूना, पोटास, ये सब चीजें अधिक होती हैं, लेकिन जो कमी होती है वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये सारी चीजें हो गई काली मिट्टी के बारे में। अब देखते हैं सवाल क्या दे रखा है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा से निर्मित होती है। अच्छा, इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो जो लावा निकलता है ना,
लावा दो तरीके का होता है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट तरीके का। तो जो ग्रेनाइट लावा होता है वो ज्यादातर पृथ्वी के अंदर ही डिपॉजिट हो जाता है एक इंट्रूसिव रॉक में, और जो बेसाल्ट लावा होता है ये पृथ्वी के बाहर निकलता है बेसाल्ट फ्लड प्लेन के रूप में, और यही बेसाल्ट लावा बाहर आके जमा हो जाता है। इसी के अपक्षय या निपर्दन से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कारण क्या निर्मित होता है, तो रेगर मिट्टी या काली मिट्टी इनको कहते हैं। इसी सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी, रिगुर सॉइल। जरा एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो थोड़े, ठीक है। तो ये हमें लगता है कि आप लोगों ने ले लिया होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हो सकता है आगे भी क्वेश्चन में काम आए और ऐसे भी आपको मदद करेंगी। तो रेगर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो देखो ये अगर मैप में इसको हम एक्सप्लेन करें, यहां देखते हैं मैप में, देख लेते हैं कि कहां कहां पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, ये देखो पूरा महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश पकड़े हुए, ये मध्य प्रदेश और थोड़ा गुजरात का एरिया पकड़े हुए, इतने क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी सॉइल, ब्लैक। कौन सा सॉइल है, ब्लैक सॉइल है ये क्षेत्र जो है। तो सबसे ज्यादा कहां है, महाराष्ट्र में, फिर कहां है, मध्य प्रदेश में, फिर कहां है, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, और थोड़ा बहुत कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है ये मिट्टी, ब्लैक सॉइल। कक्षा 11 वाली एनसीईआरटी उठाइए, उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनाए गए हैं क्लास 11th वाली एनसीईआरटी से ही। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा है तो कहां हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि दक्षिणी ट्रैप की रेगर मिट्टियां काली होती हैं, बिल्कुल सही है। जो साउथ, जो डेक्कन ट्रैप है हमारा, उसी का पूछ रहा है कि मिट्टी कैसी होती है, रेगर सॉइल कैसी होती है, काली होती है, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल गलत। न नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों क्या होता है, कम होता है इसमें। तो आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, ए सही है, उत्तर हो जाएगा सी। The sandy soil of southern traps are black. That is correct. And they contain humus in abundance. That is wrong. The nitrogen, phosphorus and humus are not in abundant amount. They are lacking in these three. So the answer is, assertion is correct and reason is wrong. करेवा सॉइल पर दे रखा है कि करेवा इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ फार्मिंग, किस चीज के लिए। तो आप लोग खीर में डालते होंगे ना छोटा छोटा लाल लाल दाना जैसा, बिल्कुल हल्की छोटी छोटी, जीरे से थोड़ा सा बड़ा सा चीज, उसको कहा जाता है केसर। और यही केसर की खेती होती है इस करेवा मिट्टी में। और करेवा मिट्टी का निर्माण होता है हिमनदों के खिसकने से। तो ये हिमाचल प्रदेश का ऊपरी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में एक तरह की मिट्टी पाई जाती है जिसको कहा जाता है करेवा, और इसी में सैफरन यानी कि केसर की खेती की जाती है। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी केसर की खेती होती है करेवा में। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। अभी तो हमने कहा कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, उसमें कपास की खेती होती है, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ह्यूमस ज्यादा होता है। अभी तो बार बार पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों क्या होता है, कम होता है। तो ये आर गलत हो जाएगा, ए सही है, यानी उत्तर सी सही है। फिर कह रहा है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहते हैं या सेल्फ कल्टीवेटिंग सॉइल कहा जाता है। तो अभी ब्लैक सॉइल के बारे में एक हम लोगों ने बहुत खास बात देखी थी कि जब ये भीगती है तो ये मुलायम हो जाती, सॉफ्ट हो जाती है, ऐसे सॉफ्ट हो गई, और जैसे जैसे इसमें सूखती जाती है दरार बढ़ते चला जाता है। तो इसीलिए कहता है कि खुद को ये जुताई कर रही, खुद की जुताई कर रही है, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सेल्फ कल्टीवेटिंग फार्मिंग या सेल्फ कल्टीवेटिंग सॉइल। तो दैट आंसर वुड बी ब्लैक सॉइल, एंड द ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर कॉटन प्रोडक्शन। तो इसको कहा जाता है कपास की काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल ऑफ कॉटन, दैट इज नोन एज सेल्फ कल्टीवेटिंग सॉइल या स्वतः कृषि मिट्टी इसको कहते हैं। अच्छा, अगला सवाल लावा मिट्टियों पर है कि लावा मिट्टी, अभी तो हमने देखा कि लावा जो पृथ्वी के अंदर से मेंटल से निकलने वाला मैग्मा जब बाहर आके डिपॉजिट होता है तो उसी को कहा जाता है लावा, और वही लावा बेसाल्ट तरीके का होता है। उसी बेसाल्ट के अपक्षय से जो
मिट्टी बनती है वो बनती है काली मिट्टी। तो उत्तर हो जाएगा क्या इसमें, छत्तीसगढ़ के मैदान में नहीं, छत्तीसगढ़ के मैदान में तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। सरयू पार के मैदान में इसमें भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। मालवा के पठार में बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा था कि महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में, गुजरात के बाद आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद अगर देखते हैं तो ऊपरी कर्नाटक के एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। शिलांग के पठार में लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखेंगे लेटराइट मिट्टी पर कि लेटराइट मिट्टी बनती ही क्यों है। वो होती है एक्सेसिव लीचिंग के कारण या बहुत ज़्यादा पानी बरसने के कारण। तो उत्तर हो जाएगा क्या, सी, मालवा के पठार में लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत की लेटराइट मिट्टी, देखिए लेटराइट की बात अभी हम कर रहे थे, लेटराइट पर क्वेश्चन आ ही गया कि लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। लेटराइट मिट्टी को पहली बार 1905 में पहली बार देखा गया था कि ये जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस क्षेत्र में क्या होता है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पानी के साथ एकदम बिल्कुल ग्राउंड में चले जाते हैं। तो जो हैवी एलिमेंट होते हैं ना, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, लोहा, ये सारी चीज़ें इसमें ऊपर पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ये सब का सब इससे बह के निकल जाता है या पानी के साथ चला जाता है पृथ्वी के अंदर। तो ये मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, उपजाऊ क्षमता इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें ज़्यादातर कुछ ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है, बाकी सारी चीज़ों की खेती नहीं हो पाती है। ये पाई जाती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ढलान है वहाँ, या पानी जहाँ ज़्यादा बरस रहा है वहाँ पर। देखते क्या कह रहा है कि ये लाल रंग की होती है, बात बिल्कुल सही है। लेटराइट एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लेटर एक शब्द है लेटर, लैटिन भाषा के एक शब्द लेटर से बना है लेटराइट। और लेटर का मतलब होता है क्या, ईंट या ब्रिक। तो जो कलर ईंटा का होता है ना, जो घर बनने में यूज किया जाता है ईंट, उसी कलर की ये मिट्टी होती है। तो ये कैसी हो गई, लाल रंग की, बात सही है। कह रहा है नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ये सारी चीजें इसमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। कह रहा है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ बारिश इतनी ज्यादा होती ही नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ कि बारिश जिस जगह पर ज्यादा होती है, लीचिंग ज्यादा होती है, उसी वजह से लेटराइट मिट्टी बनती है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की खोज उपज अच्छी होती है, बिल्कुल बात सही है। इन ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है इन लेटराइट मिट्टियों में। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 4, 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जनरली रेड इन कलर, दैट इज करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रिक कलर। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास, दैट इज रॉन्ग। they had developed well in Rajasthan and Uttar Pradesh. Here it cannot be developed because of excessive it is developed because of excessive water leaching. So the water is not available in Rajasthan and Uttar Pradesh. So this answer would not be right. And the fourth option is that it is grow well for cashew. Cashew की खेती या काजू की खेती ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि 1 and 4 are correct and the rest options are wrong. So निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही है? सही कथन पूछ रहा है, फिर से उसी के बारे में। तो देखते हैं, लेटराइट मिट्टी उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। बात बिल्कुल सही। अभी हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जहां बारिश ज्यादा होगी वहीं पर लीचिंग ज्यादा होगी, अपक्षय ज्यादा होगा, उसी से ये मिट्टी डेवलप होती है। तो उत्तर हो जाएगा 1 सही है। दूसरा कह रहा है लेटराइट मिट्टी ह्यूमस से समृद्ध होती है। ऐसा कैसे हो सकता है, ह्यूमस तो इसके साथ डिजॉल्व होकर अंदर चला जाता है। पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। तो यह बात तो सही है कि असम में पाई जाती है, लेकिन न बंगाल में भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, उड़ीसा में तो है बहुत, दंडकारा न प्लेटू के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए आंसर बी गलत हो जाएगा। तो उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। ठीक, लेटराइट मिट्टी मिलती है। देखिए, अगर बात अभी तक हम कह रहे थे ना कि यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, थोड़ा देख लेते हैं कि किस रीजन में एक्चुअली यहाँ मिलेगी। तो अभी हम यहाँ देखें इसके बारे में कि ब्लैक सॉइल हमें कहाँ मिल रहा था, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के ऊपरी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, गुजरात के जो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ मिल रहा था, और मध्य प्रदेश का पूरा पूरा आधा हिस्सा लगभग कवर कर रहा था, मालवा का पठार वाला, ये था ब्लैक सॉइल। लेकिन जब बात कर रहे हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, लेटराइट सॉइल की, तो ये जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न एरिया है, ये जो मालाबार कोस्ट वाला पूरा कोंकण के नीचे से लेके मालाबार तक, यहाँ हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून पहली बार आके टकराता है, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ है। फिर अगर हम देखें तो चेन्नई का वो जो छोटा सा क्षेत्र जहाँ लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, वहां भी ये मिट्टी डेवलप होती है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा।
दंडकारण्य का जो छोटा वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पानी की वजह से एक्सेसिव लीचिंग होती है, यहाँ पर भी हो जाएगा उत्तर सही। फिर उसके बाद अगर ये जो हिस्सा देखते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में गारो खासी और जैंसिया का क्षेत्र जहां पर पानी सबसे ज्यादा बरसता है, तो इस क्षेत्र में भी लेटराइट मिट्टी का विकास हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी हो जाएगा। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश चंबल के पीछे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ है। तो अगर देखा जाए तो दो जगह सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, वो है कौन सा, जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न एरिया है और जो गारो खासी जैंसिया की पहाड़ी है, वहां पर लेटराइट मिट्टी का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में तो ये गलत है, हिमाचल प्रदेश में तो ये भी गलत हो जाएगा, पंजाब में ये भी गलत हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में तो ये हो सकता है थोड़ा सा सही ऑप्शन मिल सकता है कि, और वैसे भी अगर देखा जाए ना लेटराइट मिट्टी तो सबसे ज्यादा कहाँ है, केरल में, मैक्सिमम सर्वाधिक इसका विकास कहाँ है, केरल में। और केरल से थोड़ा कम जो कोंकण तट पे बारिश होती है महाराष्ट्र में, तो यहां पर इसका दूसरे बार सबसे ज्यादा विकास हुआ है। क्योंकि अगर ऑप्शन में केरला होता तो केरला लगा देते, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ महाराष्ट्र दिया तो महाराष्ट्र इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है या इंपॉर्टेंस ऑफ लेटराइट सॉइल। इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस होता है कि ये मालाबार के तटीय प्रदेश में पाया जाता है, कोरोमंडल के तटीय प्रदेश में पाया जाता है। तो कोरोमंडल में तो बारिश ही नहीं होती है, तो यहाँ पाया कैसे जाएगा। बुंदेलखंड भी सूखा क्षेत्र है तो यहाँ भी नहीं पाया जाएगा, बलखेलखंड भी सूखा क्षेत्र है तो यहाँ भी नहीं पाया जाएगा। पाया जाएगा कहाँ, मालाबार का तटीय प्रदेश यानी केरल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। उत्तर सही हो जाएगा ए। अगला सवाल फिर लेटराइट मिट्टी के लिए कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये दीज आर सॉइल आर वेट वेदर्ड रीजन, तो बिल्कुल सही है कि ऐसी जगह पर जहां बारिश ज्यादा हो रही है वहीं तो ये पाई जाती है, तो बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि दे आर हाईली वेदर्ड सॉइल, ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है कि उसमें उसकी उर्वरता कम होती है, द फर्टिलिटी इज लेस, तो बात तो ये भी सही है कि लेटराइट मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती है। फिर कह रहा है लाइम इज फाउंड इन एबंडेंस ऑफ देम, तो ऐसा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि चूना जो होता है ये डिपॉजिट होता है जिस भी क्षेत्र में है, अगर वहां पानी बरसेगा तो चूना पानी के साथ घुल जाता है और पृथ्वी के अंदर चला जाता है या बह के निकल जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं, चूना कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा डी। फिर कह रहा है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन सुनिए, यानी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एल्यूवियल सॉइल पर। तो एल्यूवियल सॉइल भारत की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी वाली सॉइल, सबसे ज्यादा उर्वर सॉइल होती है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज्यादा क्षेत्र में यही होती है। तो यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के 14% में नहीं 46% में है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कह रहा है इस मिट्टी में फास्फोरस की एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चल देखते हैं, इस मिट्टी में रेह, थूर, चौपन आदि नामों से जानी जाती है। फिर कह रहा है ये उपजाऊ नहीं होती, सबसे ज्यादा उपजाऊ यही होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन फास्फोरिक एसिड की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। तो ये आज के 60 क्वेश्चंस थे। आगे के क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे थोड़ा कि क्या क्या चीजें इसमें आगे हैं। अभी तो देखो 2 मिट्टी कवर हुई है, लेटराइट हो गई है, ब्लैक हो गई है। अभी अगला इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उस पर आए हैं। तो जलोढ़ मिट्टी पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना इसमें इतनी स्लाइड्स में, तो आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे इनके बारे में जो कुछ भी लेना देना है। बाकी रही बात वही जो हमारा अमृत 2.0 का बैच चल रहा है 24 के लिए, तो इसमें 13 महीने में हम आपको 5,000 रुपए में इतनी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं जो कहीं भी मिलना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ हो तो कोई दे रहा हो तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे दे रहा है। हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी चीजों को हम कवर कर रहे हैं, और उसमें भी हम आपके लिए एक डिस्काउंट का प्रोविजन लेके आए हैं जिसमें आप टीचर्स के कोड डाल के एक 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे कोड से एडमिशन लेना चाहते हैं बिल्कुल बेझिझक लीजिए, दुर्गा सर 30 ये मेरा कोड है। जैसे ही आप लगाएंगे जो भी फीस स्ट्रक्चर वहां दिखा रहा होगा 5,000 का, इमीडिएट आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें अब तक की। तो आगे के लेक्चर्स में हम आगे देखेंगे कौन कौन सी मिट्टी हैं,
उन सारी चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। क्वेश्चंस लगाओ, बहुत आसानी हो जाएगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बने हुए क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ डिस्कस कर देंगे। ठीक, तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।